नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी निरीहता के पार। पिछवाड़े लॉन में बैठकर बुचिया माई ने थकान की गहरी सांस ली। इस घर में काम का अंत नहीं। अल सुबह नहा धोकर जो काम में जुटती हैं तो बस। कहने को रमीसरा और बीरू दो नौकर हैं, पर इनका क्या भरोसा। आज है कल नहीं। फिर ये हैं भी कितने अजीब। मान अपमान की कोई भावना नहीं। गलतियां करने के बाद भी इनकी आंखों में ना कोई शर्म ना कोई संकोच। तभी माई ने रमीसरा से कहा, इतना जोर से रेडियो मत बजा। पर वह तो उसी तरह निडर होकर बजाता रहा। बीड़ी का धुआं उड़ाता रहा। और वो बीरू दूध लेने गया तो लापता हो गया। आलसी कामचोर। उनके बिना इस घर का काम चल सकता है, यह तो बुचिया माई सोच भी नहीं सकती। बहू रानी तो क्लब पार्टी सजने संवरने और सखी सहेली से ही फुर्सत नहीं। यह गृहस्थी माई की ही वजह से आराम से चल रही है। तीनों बच्चों को अपने प्यार से ऐसे घेरे रहती हैं कि उन्हें माँ का नहीं रहना अखरता नहीं है। ऐसे भी वे क्या कम मेहनत करती हैं, जी जान लगा देती हैं। पर बहू रानी तो छोटी छोटी गलतियों पर झल्ला उठती है। न बड़ा मानती है न कोई आदर देती है। ऊपर से सब नौकर चाकर के साथ उन्हें मिला देती है। उन्हें नौकर समझना क्या संगत नहीं। बड़की मालकिन थीं तो उन्हें बराबरी का दर्जा देती थीं। आंगन में बैठकर दोनों घंटों दुनिया जहान की बातें करती। इस घर के सुख दुख से जुड़कर उन्हें सार्थकता की अनुभूति होती थी। इसलिए एक बार परसा से यहाँ आकर आगे का नहीं सोचा। परसा से भी संबंध टूट गया। अब तो बस मेहमान की तरह ही साल में एक आध बार जाना होता है। बड़की मालकिन का प्रेम उनके लिए बहुत बड़ा संबल था। उनके साथ उस अपनत्व और निजता का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। बुचिया माई, बहू रानी की सख्त आवाज चीरती हुई इस कोने से उस कोने तक गूंज गई। हल्के अपमान से शिथिल वे धीरे से उठी। ये औरत मेरी कदर नहीं। रिंकू भागा आया। माई, आपको मम्मी बुला रही हैं कब से। सब्र तो एक सेकंड का नहीं। उनका घायल अहम सुलगने लगा, पर अपने पर संयम किया। सारे गुस्से और दुख को पीछे धकेल कर समझदार बन गई। टीना और बुब्बू को पढ़ाने में व्यस्त बहू रानी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, आज मेरा और डॉक्टर साहब का खाना बाहर है, केवल बच्चों के लिए खाना बनेगा। उन्हें कहने का अंदाज अच्छा न लगा, जैसे वे बिल्कुल उपेक्षणीय हो। उनका मन उचाट हो गया। उसी उचाट मन से वे रसोई में जुट गईं। सोचा टीना के लिए मूंग की दाल बना दें। कब से कह रही है। कमरे में बहू रानी के डांटने मारने की आवाज आ रही थी। अरे नादान बालक हैं। अब गट्ठर भर किताबों की विद्या बुद्धि भरने की कोशिश करेगी तो यह हल्ला तो करेंगे ही, और पढ़ाई में मारने की क्या बात हो गई। छोटे छोटे अबोध बच्चों के लिए मन छोह से भर गया। काम छोड़कर बच्चों के पास आई। तीनों सहमे हुए थे और बहू रानी की आंखों में क्रोध फड़क रहा था। ऐसे में कुछ भी कहना व्यर्थ था। अंधे के आगे रोवे, अपना दीदे खोवे। बहू रानी की नजर उन पर पड़ी तो उसी रोषयुक्त प्रवाह में बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं। एक क्षण को तो वो किन कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गईं। समझ नहीं आया कि सह जाएं या तुरंत प्रतिकार करें। उसी समय डॉक्टर डिस्पेंसरी से थके लौटे और माई को देखते ही बोले, अपने हाथ से एक प्याला अच्छी चाय बनाकर दीजिए तो माई। स्वर में लिपटे अपनत्व से वे निहाल हो उठी। बच्चों की तरह स्वच्छंद मन से मुस्कुराईं। परीक्षा के प्रश्न पत्र के मनोयोग से वह चाय बनाने लगी। शरीर में अपने आप स्फूर्ति आ गई। भीतर कहीं एक तृप्ति की भावना हो रही थी। चाय लेकर पास पहुंची तो बहू रानी बोलती बोलती बीच में ही रुक गई। लगा कि उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर को चाय थमाकर वे वहां खड़ी रहीं। डॉक्टर ने घूंट भरी तो वे प्रशंसा पाने के लिए उनको देखने लगी, पर वहां तो प्रशंसा की छाया तक नहीं थी। मन हुआ कि पूछें चाय कैसी बनी है, लेकिन अगले ही क्षण बात ऐसे गटक गई जैसे कोई थूक निकल जाता है। घंटों आईने के सामने से तैयार बहू रानी निकली तो सुगंध का कोहरा चारों ओर छा गया। चलते चलते कहा, माई, बच्चों को खिलाकर टाइम से सुला दीजिएगा। अभी आवाज कुछ सरल थी और भावों में वह सदा का तनाव भी न था। माँ के जाते ही तीनों बच्चे गिरते पड़ते माई की साड़ी पकड़कर झूल गए। माई, कहानी सुनाओ। माई के पास कहानियों का खजाना था। पहले खाना खा लो फिर, कहकर उन्होंने दाल में जीरे का छौंक लगाया। छौंक की सौंधी खुशबू से चौका महक उठा। नहीं, पहले कहानी।
वे जिद करने लगे। उन्होंने कृत्रिम रोष दिखाया। देखो, तुम लोग सीधे ढंग से नहीं खाओगे तो हम अपने गांव चले जाएंगे। इस धमकी से टीना बहुत डरती थी। वह चुपचाप खाने बैठ गई। रिंकू तो है ही समझदार, और छोटा बुबू, उसे एक एक और दूध बताशा राजा खाएं कहकर खिलाना पड़ता है। तीनों को खिलाकर सोने भेज दिया और खुद स्टोर में चली गईं। वहीं उनका बक्सा था। आज बहू रानी ने दरमाहा तनख्वाह दिया था। उस समय काम अत्यधिक होने के कारण ताखे के अखबार के नीचे रख दी थी। कहीं रमेशरा या वीरू की नज़र पड़ गई तो। अपनी भानुमति के कुनबे जैसा बक्सा जब भी खोलती सब नए सिरे से सहेजती। यहाँ तो उनकी सारी पूंजी है, इसे वे जान से भी ज़्यादा हिफाजत से रखती हैं। इस खटर पटर के बीच तीनों उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए। अपने बक्से पर माई को झुका देखकर टीना ने संदेह भरी दृष्टि डालकर पूछा, माई, आप सच्चो मुच्चो जा रही हैं? पीछे से आकर बबू ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? उनके खो जाने से वह रोने लगा था और उसके कुंभलाए गालों पर अभी भी आंसू की बूंदें थीं। सयाना रिंकू उन्हें हाथ पकड़कर उठाने लगा। उनकी आंखें छलछला आईं। कौन कहता है पराई संतान अपनी नहीं होती। दिन भर की पीड़ा वाष्प बनकर उड़ गई। बुबू माई के पास सोया। उसे माई से सटकर सोना अच्छा लगता है, टीना ने चिढ़ाया। छोटा बच्चा। मारेंगे गंदी बात की तो। बुबू हाथ उठाकर अपनी जेब गुस्से में छिपाने लगा। माई ने पुचकार कर बुबू को और सटा लिया और कहानी शुरू कर दी। तीनों की उत्सुक आंखें उन पर टिक गईं। धीरे धीरे कहानी की जादुई दुनिया बच्चों की आंखों में उतरने लगी और वे बेखबर सो गए। सोए में बुबू का मासूम चेहरा और मासूम लगने लगा। उसके माथे पर बालों की जो लटे छितरा आई थीं, उन्हें समेटकर कानों के पीछे कर दिया और धीरे से उसे झुककर प्यार किया। माई एक हाथ सिरहाना बनाकर, हाथ मस्त और चुप लेटी नहीं, दूसरा हाथ सहज ही बुबू की पगतली पर पड़ा रहा। वह भूला हुआ दर्द एकांत में फिर सजीव होने लगा। वे बच्चों को इतना प्यार करती हैं, इस घर में जिंदगी लगा दी। उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है। क्या उन्हें यहाँ एक बुजुर्ग का सम्मान नहीं मिल सकता? यथार्थ के नुकीले पंजे उन्हें गड़ा गड़ा कर बता रहे थे कि उनकी हैसियत क्या है। करवट बदलकर निद्रस्त हो जाना चाहा ताकि निरर्थक उलझनों की उधेड़ बुन मिट जाए, लेकिन नींद नहीं आई। रात काफ़ी बीत चुकी थी। अभी तक डॉक्टर और बहुरानी लौटे नहीं थे। इस तरह बाल बच्चों को छोड़कर देर रात तक घूमा जाता है। उन्होंने सायास अपना ध्यान उधर से हटाया और भीतर भजने लगी, उमा उमापति संग विराजय। डॉक्टर सुबह 7 बजे ही डिस्पेंसरी निकल गए। उसके बाद रिंकू और टीना स्कूल गए। बुबू का स्कूल 9 बजे लगता है। उसी के लिए दूध लेने चौके में गई तो देखा कि रमेशरा सीधा डेगची में ही मुंह लगाकर जल्दी जल्दी दूध पी रहा है। उन्होंने शोर किया न करती तो बहू को क्या जवाब देती। पहले भी एक आध बार नौकरों की छोटी मोटी चोरियों को नज़रअंदाज किया था तो तोहमत लगी थी कि उनसे साठगांठ कर लेती हैं, इसलिए उनसे न रहा गया। अभी उसी में से बुबू को दूध देना है और तुम दूध जूठा कर। रमेशरा के मुंह का रंग बदल गया। वह बुरी तरह सकपका गया। 1 मिनट जैसे सब जहां का तहां थम गया। तभी न जाने कहां से करमजला बीरू टपक गया। पता नहीं दोनों ने आपस में क्या इशारा किया कि बीरू उल्टा उन्हीं पर आरोप लगाने लगा। माई रातें अपने दुधवा पी गई है और एक घड़ी। वे सन्न रह गईं। इतना बड़ा झूठ। अपमान के इस दंश ने उन्हें तिलमिला दिया। एक गहरी उत्तेजना भरती जा रही थी। वे दोनों को गालियां देने लगी। चकचक सुनकर बहू वहां आ गई। आते ही बीरू ने शिकायत लगाई, माई अपने दूध पीकर। माई के तन बदन में आग लगी थी। दिमाग बौखला रहा था। आपत्तिजनक स्वर में कहा, देख बीरू। बहू की कठोर मुद्रा देखकर उनका आवेश कड़वाहट में बदल गया। चेहरे के साथ बहू की आवाज भी सख्त हो गई। माई, आपकी तो किसी नौकर से नहीं पड़ती। आप तो चाहती ही नहीं है कि इस घर में कोई दूसरा नौकर रहे। नौकर न रहे तो आपकी पूछ होती रहे, इसलिए। सबके सामने यह बात उन्हें भेद कर मर्म में इस तरह चुप गई कि वे अपमान से लाल हो उठी। रोया रोया बीत गया। उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। रोष से तमतमा उठी। आप तो चौका की तरफ देखती नहीं हैं और हम पर ऐसा इल्जाम। हमको बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ कैसे रहें? देखिए माई, आपकी बहुत इज्जत की, पर आप तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर आपकी यही मर्जी है तो खुशी से जाइए। मन पर मानो फिर कुल्हाड़ी की चोट हुई। वे विवर्ण हो उठी। उनके होठ सूख गए। उनकी स्थिति एकदम गड़बड़ा गई। कुछ कहने की कोशिश की, पर बहुरानी की आंखों में जो पढ़ा
उससे मन परिताप में भर गया। समूचे वातावरण में जहर फैल गया। बड़े उद्दत भाव से रमेसरा बोला, अब जाने की तैयारी करिए। हाँ, जा रहे हैं। कहते कहते उनका कंठ अंतर के आंसुओं से कांप उठा। बहू उसी तरह चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। इस चुप्पी से माई के मन में बड़ी बेचैनी घुलने लगी। वे जाकर अपना बक्सा ठीक करने लगी। घबराहट, अपमान और आक्रोश को छिपाने के लिए बक्से में व्यर्थ ही कुछ रखने और निकालने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। इस आकस्मिक आघात से उनकी विचार शक्ति लुप्त हो गई। बक्सा लेकर निकली तो देखा बहू के मुख पर अभी भी क्रोध की छाया है। बिजली की त्वरा से कोई चीज उन्हें छील गई। बुब्बू ने अब रोए तब रोए सा आकर माई की उंगली को कसकर पकड़ लिया। बहू ने उसे तीखे स्वर में डांटा, बुब्बू। वह छिटक कर दूर हो गया। एकाएक सब विच्छिन्न हो गया। उन्होंने चारों ओर एक निरुपाय सी दृष्टि घुमाई। वहां रुकना एकदम अनावश्यक लगा। वे चल पड़ी, पर मन में कहीं एक विश्वास था कि कोई रोक लेगा, मना लेगा। सहसा उन्हें लगा कि पीछे से कोई बुला रहा है। मुड़ी तो देखा, सब चित्रलिखित से खड़े थे। वे सिर झुकाए बढ़ने लगी। कोई उनके पीछे नहीं आया। उन्हें किसी ने नहीं पुकारा। उनके उस मोटे अलमस्त बुब्बू ने भी नहीं। सब तरफ मल्लान दुसरता छा गई। बक्सा लिए वे भारी हृदय से चल रही थी। उनका मन रो रहा था। फाटक से बाहर निकलते एक अजीब सी अपराध भावना से भर गई, जैसे बहुत गलत काम करके जा रही हूँ। वे चाहती तो इस छोटी सी अप्रिय घटना को टाल सकती थी। वे ठिठक कर खड़ी हो गई और घर को ऐसे देखने लगी मानो कह रही हूँ, हमको रोक लो बहू रानी। अरे हम तो मूढ़ा हैं, हम तो सदा से तुम लोगों के हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह आए। अपने हाथों सब खत्म कर दिया। तब गुस्से में वे इस विवशता को समझने में असमर्थ थीं। सड़क पर आकर लगा कि सारी गलियों के मुहाने बंद हो गए हैं और वे अंधी गली में खड़ी हैं। भीतर बवंडर नाच रहा था, जो मन को न सोचने दे रहा था न समझने। इस घड़ी वे कहाँ जाएं? परसा तो बहुत दूर है, फिर कुंती का घर बचा। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी इस भतीजी का विवाह अपने देवर के बेटे रघु से करवाया था। यहाँ से उसका गांव 10-1 किलोमीटर था। खोई खोई पगलाई सी वे बस स्टैंड तक पहुंची। बस में ऐसी अन्यमनस्क बैठी रहीं जैसे किसी वन में भटक गई हों और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो। इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने की क्या जरूरत थी? अपनी सनक का दुष्परिणाम भोगने के सिवाय उन्हें क्या मिला? उनके मन के दोषी भाव ने कहा। उनका चेहरा किसी मासूम बच्चे सा दयनीय हो उठा। वे खुद को कोसने लगी। इधर उनके मिजाज में बहुत तेजी आ गई थी। कब से खरी खोटी सुनाकर जी ठंडा करना चाहती थी। 14 बरस साथ रहते रहते अपने को नौकर से मालिक समझने लगी थी। अरे किस हक से उन पर अपना अधिकार समझा? उनका अन्न खाते हैं, जो मुंह में आया बक दिया, चेत ही नहीं रहा। उन्हें क्या पता था कि अहम की जरा सी फास से इतना बड़ा अनर्थ घट जाएगा। चेहरे पर दर्द उभर आया। लगा सारे संपर्क एक झटके से खत्म हो गए। सारा इतिहास टूट गया और रह गया एक शून्य फैलाव। उन्हें महसूस हुआ कि वे नितांत अकेली हैं, निपट निसंग, जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई। चलती बस की खिड़की से आकाश देखने लगी, मगर वहां क्या था? सोना आकाश। मन में जाने कैसी घबराहट होने लगी। पता नहीं वे किस सफर पर निकल पड़ी हैं। उनका मन कहीं गहरे में डूबता जा रहा था। निसंतान विधवा बुचिया माई का विषाद क्षण क्षण घनीभूत होता जा रहा था। बस से उतरकर वे और उदास हो गईं। गंतव्य तक पहुंचने की कोई खुशी नहीं मिली। मन का अवसाद गोले कुहरे सा चेतना पर छाया था। धूल धक्कड़ भरे कच्चे संकरे रास्ते पर चलने लगी। घर पहुंचकर बक्सा रखा। आसपास देखा, वहां गंदगी थी और बाहर से घर भी असुविधाजनक लग रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भीतर से सौकल खोलने की आवाज आई। कुंती ने ही किवाड़ खोला। उन्हें देखते ही अचकचाकर बोली, अरे फुआ, और उनके पांव पर झुक गई। पर उनकी आंखें सूखी रहीं। कुंती के स्वागत के बावजूद कोई स्नेह महसूस नहीं हुआ। कुंती के पीछे पीछे वे भी अंदर आ गईं। बैठिए फुआ, ये अचानक कैसे आना हुआ? उसके स्वर में अपनत्व की लहक थी। पर माई खामोश रहीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ। कुंती ने शीतल पाटी बिछाई और भीतर चली गई। वे धीरे से बैठ गईं। बैठते ही मन ने कहा, ये कहाँ चली आई बुचिया? तू यहाँ रह पाएगी? यहाँ क्या रहने आई है? कोई भावनात्मक तार नहीं जुड़ पा रहा था। मन का धिक्कार उग्र होता जा रहा था। कुंती एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में कुछ खाने के लिए ले आई। माई के सामने रखते हुए कहा, फूआ,
आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। उसके होठों के बीच एक मनोरम मुस्कान फूट रही थी। कड़वे तेल से सवरे बालों के बीचों बीच सिंदूर की रेखा। उसका चेहरा बड़ा सलोना लग रहा था, पर कुछ गंवार सा भी। खाइए ना। अपनी छपुआ साड़ी में नाक सुड़कते हुए उसने साग्रह कहा। उनकी खाने की इच्छा नहीं थी। थोड़ा सा मुंह में रखकर अनमनी मुंह चलाती रही। किसी तरह 2 कौर खाकर तश्तरी सरका दी और गिलास का पूरा पानी पी गई। क्या हुआ फूआ, खाइए ना। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बहुत थक गए हैं, खाने का मन नहीं है। रघु कहाँ है? ये ऑफिस के काम से मंझौली गए हैं। इधर ऑफिस के काम से इनको बार बार बाहर जाना पड़ता है, ऐसे में हमको। वह बोलते बोलते शर्मा गई। तब उन्होंने कुंती के उभरे हुए पेट को देखा। इस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया था। मुस्कुराना चाहा पर मुस्कुराया नहीं गया। रात देर तक जागती रही। दीवारों के पार कहीं हुक्के की गुड़गुड़ सुनाई दे रही थी। कभी सड़क पर कोई रिक्शा या साइकिल गुजर जाती तो कंपन की हल्की सी लहर उन्हें भी छू जाती। मच्छर बहुत थे और कमरे की गर्मी में उनका दम घुटने लगा। वहाँ सुख सुविधा का सारा प्रबंध था। छोटी सी बात उनकी जिंदगी को कहाँ ले आई। सुबह अंधेरे में ही आँख खुल गई। पहले जैसे उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ है, किंतु अगले ही क्षण क्रमशः सारी घटना याद हो आई और उनके साथ ही स्मरण हो गया कि वे उन बच्चों से दूर हैं। वे उन्हें खोज रहे होंगे और दुखी होंगे। बाहर सड़क पर नल की पटर पटर स्वरों के साथ कुल्ला करने, गला साफ करने और स्नान करने की आवाज आ रही थी। कुंती भी घर झाड़ रही थी। उनकी 14 वर्षों से चली आ रही व्यस्तता आज एकदम से गड़बड़ा गई थी। वे पिंजरे में बंद मैना के समान हो गई थी, जो या तो उड़ना भूल गई थी या उसके पर ही काट दिए गए थे। कुंती ने आकर पूछा, उठ गई फूआ? वे निरुत्तर लेटी रहीं, जैसे किसी सोने लोक में खो गई हूँ। क्या बात है फूआ, जब से आई हैं अनमनी है। उठिए तो मुंह धोइए, हम चाय बनाते हैं। उसने लगाव भरे स्वर में कहा। उन्हें लगा जैसे उनके पास करने को कुछ काम नहीं है। न बच्चों को स्कूल भेजने की हड़बड़ी है, न डॉक्टर की चाय नाश्ता कराने की। लेकिन भीतर ही भीतर लग रहा था कि उस घर में उनकी ज़रूरत है। डॉक्टर, रिंकू, टीना, बुबू सभी व्याकुल होंगे। बुचिया माई के बिना भला उनका काम चल सकता है? ये उन्हें लेने ज़रूर आएंगे। यहाँ का पता बहू की डायरी में लिखा है। उनका स्नेह आग्रह इतना वेगपूर्ण होगा कि उसे टालना उनके लिए कठिन हो जाएगा। उन्हें जाना ही पड़ेगा। इस ख्याल से सभी कुछ बड़े अतीन्द्रिय सा हवा में ठहर गया। सपने जैसा लगा। पुलक से मन भर आया। मोह तंद्रा में डूबी जाने तक की सोचती रही। रघु काम से लौटा तो उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। एक दिन वह माई के पास बैठकर गर्म दूध में एक मुट्ठी चूड़ा डालकर मसकने लगा और बहुत लाड जताकर बोला, अब यहीं रहो चाची, नौकरी वोकरी छोड़ो। हम इतने बड़े ऑफिस में चपरासी हैं और तुम, और फिर तुम्हारी भतीजी। रघु की बातें वे भाव शून्य से सुनती रहीं। उनके प्राण तो वहीं अटके थे, मानो फिर से वहां लौटना हो। वे उस घर से जुड़कर सारी दुनिया भूल गई थीं। उन्हें तो लगता ही नहीं था कि वे उनके लिए पराई हैं। वे तो समझते थे कि उन्हीं में से एक है। इन दिनों प्रतीक्षा और प्रत्याशा में बनी रहना उनका स्वभाव बन गया। रोज लगता आज तो आएंगे ही। आज सुबह कौवा बोल रहा था। कौवा बोलता है तो किसी प्रियजन के आने का संदेश लाता है। आज तो उनका मन कह रहा है कि वे जरूर आएंगे। सुबह उठते ही बंसी वाले कृष्ण जी का फोटो देखा है। वे घर के बाहर बैठी इंतजार में समय काटती। यहाँ दिन के 10 बजते बजते सन्नाटा छा जाता है। एक दिन इसी समय उन्होंने अपनी तरफ आती एक पदचाप सुनी। ये तो डॉक्टर की पगध्वनि है, जानी पहचानी। लो, वे आ गए। मन भीतर से उछलने लगा। वे जानबूझकर बेखबर उसी तरह बैठी रहीं, लेकिन शीघ्र ही उनका भ्रम टूट गया। वो डॉक्टर नहीं, कोई और था। उम्मीद के दरवाजे हठात बंद हो गए। दिन, सप्ताह और महीने होते चले गए। उनके आने की आशाएं दुराशा होने लगी। उस घर से उखड़कर वे जैसे सभी जगह से उखड़ गईं। कुंती और रघु के बीच होकर भी उनसे कटी रहती। उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वे इस घर को अपना नहीं समझ पा रही थी। संध्या का अवसाद छा गया था। माई शून्य में अपनी संवेदना बिखेर रही थी। व्यर्थता का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक वेदना हर वक्त कौंचती रहती। उस दिन उस विषम विष को क्यों नहीं पी लिया? वे शिव भक्तिन हैं, शिव भी तो। अरे, वे जरा सा गुस्सा हुई थीं और वे समझी कि उस घर को वे थोड़ी देर के लिए भी नहीं भूल पाती। सदा उनके बारे में जानने को उत्सुक रहती। क्या बात हो गई?
कहीं कोई दुख विपदा तो नहीं आ गई, नहीं तो ज़रूर आते। वे ना आते तो कम से कम चिट्ठी ज़रूर भेजते। क्या मालूम पता ही गुम हो गया हो। जैसे अटकलें लगाना उनका प्रिय कार्य हो गया। अब क्या देकर उनको पा सकेंगी। भूल हो गई, उन्हीं से बड़ी भारी भूल हो गई। शायद वे चाहते होंगे कि वहीं आकर माफ़ी मांगे। यदि वे वहाँ गईं तो क्या वे माफ़ कर देंगे। अरे बूढ़ी औरत से ऐसा बैर क्या उचित है। उनका मन लगातार बोलता रहता। आप क्या सोचती रहती हैं। रघु की आवाज़ कानों में पड़ी तो पता चला कि वह सचमुच कुछ सोच रही थी। कोई परेशानी है तो कहिए ना। पर वे क्या कहती। पोस्टमैन आता तो ज़रूर पूछती। मेरे लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं है। पोस्टमैन न कहकर आगे बढ़ जाता। उन्हें बहुत निराशा होती। दिन प्रतीक्षा में बीत रहे थे। कभी कभी तो टकटकी लगाए उनकी आंखें पथरा जाती। दरवाजे पर मूर्ति की तरह बैठी रहती। रात के सन्नाटे में नींद खुल जाती। वे सोचती कि जिस तरह वह उनकी यादों में जाग रही हैं वे जाग रहे होंगे। आंखों से झरा आंसू कनपटी को भिरोता हुआ बालों की लट में लटक जाता। उनके मन का फितूर दिन रात उल्टी सीधी बातें सोचता करता। कभी कभी डर लगता कि कहीं बच्चे उन्हें भूल तो नहीं गए। बच्चों के हजार हजार चेहरे उनके सामने घूमने लगे। उन्हें प्यार करते हुए, उनके गले में बाहें डाले हुए, उनके बगल में लेटे कहानियां सुनते हुए। मन में स्नेह का उत्स फूट आया। एक उन्मादी इच्छा उठी कि उन सबको पकड़कर छाती से लगा लें। उन्हें पाने के लिए उनका अंतःकरण पागल हो उठा। एक दिन कुंती ने कहा, हुआ आप ठीक से क्यों नहीं खाती पीती हैं। इधर सब कहते हैं आप आने के बाद से दुबरा गई हैं। देखिए तो कैसा मुंह निकल आया है। लेकिन उन्हें अपना ख्याल ही कहाँ था। वहां से आए 2 महीने हो रखे थे। अब उनका धैर्य जवाब देने लगा। कहीं उन्होंने नहीं बुलाया तो। संदेह का छोटा सा मेघ पूरी विश्वास पर फैल जाता। उन्होंने अपनी स्थिति के विषय में नए सिरे से सोचना आरंभ कर दिया। कितने दिन इस तरह चलता। अब वे सहन नहीं कर पा रही थी। भले ही उन लोगों को माई की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें तो है। फिर डॉक्टर को बीमारों की भीड़ में से आना क्या आसान है। एक दिन बैठे बैठे निश्चय कर लिया कि कल सुबह वे जल्दी तैयार हो जाएंगी। सुबह भोर होने से पहले जाग गईं। उन्होंने रात का संकल्प फिर दोहराया। सुबह भी मानो किसी आमंत्रण से भरा था। लगा जाने का यही अवसर है। अपने कामों से जल्द निवृत्त हो गईं। जाते जाते कुंती से कहा कि वे आज शहर जा रही हैं। लौटने में शायद देर हो जाए, वह इंतजार न करे। बस ने उन्हें स्टैंड पर उतार दिया। ढलती दोपहर में सुबह का कलरव शांत था। दिमाग उस घर के बारे में सोच रहा था और पग अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। सोच रही थी वहां उन्हें देखते ही सबका मुंह खिल उठेगा। प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। इतने दिन कहाँ थी, क्यों नहीं आई, क्या उनको यहाँ की याद नहीं आई। ऐसा भी क्या गुस्सा। ये विचार ही उनकी थकान सींचने लगे। भीतर अपनत्व की अनुभूति फूट रही थी। मंसूबे बंध रहे थे और लग रहा था कि वहां सब बदला हुआ मिलेगा। गांधी चौक पहुंचकर कुछ ठहरी। माथे पर पसीने का अनुभव किया। सांस फूलने लगी। पसीने को आंचल से पोंछकर वे फिर चल पड़ी। जैसे एक अदृश्य तार उन्हें खींच ले जा रहा था, लेकिन मनोलाप के संवादी स्वरों के बीच कभी कभी विरोधी स्वर भी उभर आते। तब उनका मन तरल अविश्वसनीयता में डूबने उतरने लगता। कोठी में घुसते ही एक सुखद अनुभव हुआ। लॉन की हरी घास नरम धूप में सीलन सोख रही थी। वहां तक मायाविनी चुप्पी व्याप्त थी। सब कुछ अजगुत अजगुत लग रहा था। इस समय उनकी पारदर्शिनी सरल आंखों में आशा निराशा का मिलन साफ साफ दिखाई दे रहा था। बुबू दौड़ता हुआ बाहर आया। उसे अतृप्त नेत्रों से ऐसे देखने लगी मानो किसी तृष्णा को शांत कर रही हूँ। वे कितने दिनों बाद उसे देख रही हैं। वे स्नेहा पालवित हो उठी और अपनी दोनों बाहें फैला दी, पर वह आया नहीं, वापस अंदर भाग गया। भीतर टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उन्हें बेचैनी हुई कि कोई इसे उठा क्यों नहीं रहा। आखिर घंटी बंद हो गई। बहू की आने की आहट आई। जैसे जैसे आवाज समीप आने लगी उन्हें अपनी धक धक सुनाई देने लगी। अरे माई, कैसे आना हुआ। बहू देखकर चौंकी, पर चेहरे पर प्रेम या बिछोह की एक भी रेखा नहीं उभरी। माई का स्वर अपने आप मंद पड़ गया। ऐसे ही इधर से जा रही थी। बहू के हाथ में चाय का प्याला था। वहीं बैठकर वह चुपचाप चाय पीने लगी। बार बार प्याले की गरमाई को यूं ही छू रही थी। ऐसे में न उसके भीतर का कुछ प्रकट हो रहा था और न उसके भीतर कोई झांक सकता था। रिंकू और टीना किधर हैं? जवाब के लिए बहू को देखने लगी। अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई। बात का सूत्र टूट गया। मुझिया माई सोचने लगी, ऐसे तो सैकड़ों बातें दिमाग में आएंगी, पर इस वक्त
समझ नहीं आ रहा था कि असली बात कहाँ से शुरू करें, क्या कहें कि भीतर की बात जान ले। शायद आंगन में कोई बर्तन धो रहा था। गिरते हुए पानी की आवाज़ के साथ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। रमेशरा बर्तन धो रहा है क्या? न जाने बहू ने सुना या नहीं, उसी तरह बैठी रही। दोबारा वही सवाल करने का साहस नहीं हुआ। बहू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई छाया नहीं, या उनकी अपनी ही दृष्टि धुंधला गई है, या देखने का सामर्थ्य नहीं रहा। कैसे कुरे दे, किस तरह प्रस्ताव रखें कि बात बन सकती है। कहने के लिए कितनी ही बातें हैं, पर सारे शब्द गूंगे हो गए। बुबू पर्दा पकड़कर खड़ा हो गया और वहीं से माई को देखने लगा। वह भी उसे एकटक देखने लगी। हर बात पर उन पर निर्भर करने वाला बुबू, उन्हीं का पाला पोसा बड़ा किया हुआ। अंदर से एक नई नौकरानी आ गई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। बिना किसी लगाव के शिकायती स्वर में बोली, मेम साहब ये दूध नहीं पीता। अरे बुबू क्या ऐसे दूध पीता है? क्या मजाल जो नहीं किए बिना दूध पी ले। उसे दूध पिलाने के लिए दूध बताशा राजा खाए जपना पड़ता है, तब जाकर चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर दूध पिएगा। उन्होंने धीरे से कहा, लाओ हम पिला दें। हल्के अपनेपन के अधिकार से कहे गए ये शब्द जरा से थे, लेकिन स्वर कांप गए। तभी बाहर गाड़ी रुकी और डॉक्टर आ गए। वे डॉक्टर की प्रतिक्रिया में उठ खड़ी हुई। माई को देखते ही डॉक्टर के मुख पर खुशी की एक छोटी सी चमक दिखाई दी। प्रकट विस्मय के साथ उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, कैसी हो बुचिया माई? ठीक है। डॉक्टर बहू से अंग्रेजी में बातें करने लगे और वो फालतू सी खड़ी रही। धर्म संकट में पड़ी सोचती रही कि किस सेतु से उस बात तक पहुंचे। वह अपने में सिमटती जा रही थी। कमीज की बांह सरकाकर घड़ी देखते हुए डॉक्टर बोले, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। एक ही घूंट में ठंडी चाय पीकर बहू उठ गई। डॉक्टर माई से बोले, हम लोग रिंकू टीना को लेने जा रहे हैं। मन हुआ कहे कि बच्चों को देखने का बहुत मन है, वे जब तक आएंगे हम इंतजार कर लेंगे। पर इसके पहले डॉक्टर भीतर चले गए। उन्होंने देखा घर की सजावट का सारा ढंग वही था। यहाँ तक कि छत का पंखा भी वैसे ही तेज चल रहा था और उसी तरह उसकी हवा में चीजें हिल रही थीं। ये अपनी भरी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। अब कोई कसक उनके लिए बाकी नहीं। मान मनुहार कुछ भी नहीं हुआ। उनकी सारी उत्कंठा समाप्त हो गई। आशा का छेड़ तार भी टूट गया। वे बहुत बेचारी और उपेक्षित हुई। अपनी हीनता से मन भरा जा रहा था। वे पूरी कोशिश करने लगी कि उनकी सजल आंखों से आंसू नीचे न लुढ़क पड़े। डॉक्टर और बहुरानी जाने के लिए निकले। एक बार फिर लगा कि अभी भी समय है। अब चूक हो गई तो, पर उनकी मति गुम हो गई। बहू ने उनके हाथ पर 20 का नोट रख दिया और स्नेह रहित स्वर में कहा, कभी कभी आते रहिएगा। फिर डॉक्टर को संकेत में चलने को कहा। सहमी बच्ची की तरह वे एक और हो गई। बिना एक क्षण ठहरे वे निर्मम भाव से चल दिए। देखते देखते दृष्टि से ओझल हो गए और आंखों के सामने शून्य के बबूले उठ उठ कर तैरने लगे। एक अवसन्न मलानता घेर आई। उनके भीतर कुछ क्रमशः ठंडा, निर्जीव और स्पंदनहीन होता जा रहा था। चारों ओर एक शब्दहीन रुलाई गूंज रही थी। वे विचित्र कुहासे में लिपटी बढ़ी जा रही थीं। चलने के पहले उन्होंने क्या क्या नहीं सोचा था। मन में कैसा उत्साह था, लेकिन वे जिस जादू में डूबी थीं वह खत्म हो गया। यूं इस बात का डर कहीं शुरू से था। अचानक लगा कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। आने का अफसोस होने लगा। वे ग्लानि का अनुभव करने लगी और मन उन पर धिक्कार बरसाने लगा कि यहाँ आई ही क्यों। सारी निरीहता के पार कोई चीज उभरती चली आ रही थी। भीतर बहुत दूर एहसास जाग रहा था, जैसे उनका एक और मन है, जहाँ कुछ और संचित हो रहा था। उनकी मुखाकृति बदलने लगी। उस बिखरी और टूटी औरत में एक नई औरत प्रकट होने लगी। कुंती और रघु के सद्व्यवहार के कोमल रेशे अनायास उनकी तरफ बढ़ने लगे। कुंती ने कितने प्यार से कहा था, फुआ आप ठीक से क्यों नहीं खाती पीती हैं? उन सबको हमारी इतनी फिक्र है और हम हैं कि अभी तो उनको हमारी ज़रूरत है। मन की कोई अवशिष्ट ग्रंथि खुल गई। बद्ध के बंधन ढीले पड़ गए। निर्बद्ध कुछ बंध गया। इस नवजन्य विचार भाव की गहराई में वे उतरती चली गईं। मन एक द्वंद्व से मुक्त हो गया। कोहरा छट गया। मन हल्का हो गया। हवा जो थोड़ी देर पहले गर्म थी ठंडी होने लगी। वे तेज तेज कदमों से चलने लगी। निष्काम निस्तेंद्र पर स्नेह तरल। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी निरीहता के पार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।